नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग। नोट लगा के लिखेंगे, देर इज नो रिलेशन, देर इज नो रिलेशन, देर इज नो रिलेशन between Ez, there is no relation between Ez, there is no relation between Ez and there is no relation between Ez and cis trans configuration. There is no relation between Ez and cis trans configuration. चलिए एक बार अपन इसको सुलटाते हैं। इसमें आपको पहले ई और जेड दोनों बताने हैं। ई जेड में और सॉरी सिस ट्रांस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आप जल्दी से एक बार बताएंगे। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? सिस। तो सिस ट्रांस को कैसे देखते हैं? सबसे पहले बताओ कि आप सिस ट्रांस को देखोगे किस तरीके से। देखिए, अगर अपन ये इस प्रकार से एक्सटेंड कर दें तो सिमिलर एटम्स की वजह से देखा जाएगा। सिमिलर एटम्स या सेम एटम यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। सेम एटम या फिर आपका सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड होने पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा? सिस। खत्म हो गया। तो ये तो सिस ट्रांस देखने का तरीका है। EZ देखने का तरीका बताओ। प्रायोरिटी वाइज इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? लो प्रायोरिटी। और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। इसको फिर से क्या मिलेगी? लो प्रायोरिटी। और इसको क्या मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, इट इज हैविंग Z कॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अच्छा, जो सिस होता है वही क्या होता है? Z होता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला एग्जांपल आप देखिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर हमारे सामने H लगा हुआ है, यहां पर Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Br। जल्दी से पता करें। सिस ट्रांस में दोनों में जल्दी से पता कीजिए। यहां पर हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर H है, यहां पर Cl है, यहां पर हमारे सामने है Br और यहां पर है H। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने H है, यहां पर F है, यहां पर F है और यहां पर अगर अपन बात करें तो Cl है। EZ में भी बताना है, सिस ट्रांस में बताना है। सबसे पहले इसमें बताओ डबल बॉन्ड पर सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? तो इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। किसके बेसिस पर बताया बच्चों आपने? क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि यही तो कॉमन है दोनों टर्मिनल पर। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। EZ में बताओ जल्दी से, इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। हाइड्रोजन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? क्लोरीन। और इसको क्या मिलेगी? लो प्रायोरिटी। इसको सिमिलरली क्या मिलेगी? यहां पर लो प्रायोरिटी। और उसको क्या मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। यू कैन चेक इट आउट दैट हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। गौर से देखो, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, लो प्रायोरिटी अपोजिट साइड। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है? ई कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आपके मन में जो भ्रम पैदा हुआ था वो हाथों हाथ टूट गया है।
हम ये सोच रहे थे कि सिस ही जेड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आप हाथ साफ करोगे तो आपको और भी आसानी से बातें पता चलेगी। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बताइए एच और एच को देखकर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आप लोगों के सामने? यू विल से इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है। दूसरा ईजेड में बताओ कैसा है? तो इसको मिलेगी लो प्रायोरिटी और इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी, इसको मिलेगी लो प्रायोरिटी और इसको मिलेगी हाई प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड, सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? ई कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने दिमाग में सोचा अच्छा जो ई होता है वही ट्रांस होता है, या जो ट्रांस होता है वही ई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम है। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बताइए सबसे पहले सिस ट्रांस में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। किसके बेसिस पर बताया बच्चों आपने? ये फ्लोरीन के बेसिस पर। सेम एटम्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए अब बात करते हैं ईजेड में। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? हाई, और इसको क्या मिलेगी? लो। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसको प्रायोरिटी हाई और इसको प्रायोरिटी, बताइए सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो इट इज हैविंग जेड कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको लैंग्वेज में लिखवाता, इससे बढ़िया 4 एग्जांपल रख दिए हैं और क्लियर हो गया है कि वास्तव में ही ईजेड और सिस ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन है तो महज एक इत्तेफाक है। नॉर्मली बच्चा सोच लेता है कि सिस जेड होता है, ट्रांस ई होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। दीज आर टू इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम्स। क्या पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारे सामने था ईजेड नोमेनक्लेचर की बातें। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 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 सुलटा दिया था नहीं सभी? नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने जो रहेगा, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या ये टॉपिक एनसीईआरटी में है? हाँ है, पर उसने इसको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में दिया हुआ है, पर एनसीईआरटी में है। जब भी एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा तो बताकर जाऊंगा। इसमें सबसे पहला हमारे सामने आता है, अगर अपन बात करना चाहें स्टेबिलिटी का, किसका आता है? स्टेबिलिटी का फैक्टर सबसे हमारे सामने पहले आता है। इसमें लिख दीजिए स्टेबिलिटी के सामने, normally trans isomer is more stable. Normally trans isomer is more stable. Normally trans isomer is more stable as compared to cis isomer. As compared to cis isomer. Normally trans isomer is more stable as compared to cis isomer. Full stop. आगे लिखेंगे cis isomer is less stable. Cis isomer is less stable due to steric strain. Cis isomer is less stable due to steric strain. Cis isomer is less stable due to steric strain. कहता है cis isomer क्यों आपका लेस स्टेबल हो जाता है? उसके पीछे रीजन है स्टेरिक स्ट्रेन। आइए वन बाय वन हम यहां पर बातें करते हैं। सबसे पहले हम जो बातें करेंगे बच्चे, वो करेंगे ओपन चेन के अंदर। किसके अंदर? ओपन चेन। ये हमारे सामने सभी के पेन डाउन होने चाहिए। यहां पर इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है, लगा दिया मैंने CH3। यहां पर क्या लगा दिया है? H। यहां पर लगा दिया है CH3 और यहां पर H। दूसरा आइसोमर इसी का ही मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। यहां पर है CH3, यहां पर H, इधर है H और यहां पर है CH3। क्लियर? आप गौर से देखिए, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। आप एडिंग देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम सबके नहीं पढ़ रहे हैं।
जब दो कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, केवल उन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यहां पर जो आपका डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो यू विल बी सेइंग इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन, पक्का। चलिए, और यहां पर जो आप लोगों के सामने डबल बॉन्ड है, क्या बता सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहां पर हमारे सामने है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? वन इज सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड वन इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, पक्का। चलिए, अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी की बातें। किसकी बातें करते हैं? स्टेबिलिटी। नॉर्मली हमने लिखा है सिस आइसोमर कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, यानी कि नॉर्मली आपके ट्रांस आइसोमर की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। चलिए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, आप जानते हैं CH3 अपने आप में एक बल्की ग्रुप है। अगर आप CH3 को बच्चे ऐसे देखोगे ना, तो ये कार्बन और इस पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो ये अपने आप में क्या है, एक बल्की ग्रुप हमारे सामने, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर ये और ये जो बल्की ग्रुप हैं, ये डबल बॉन्ड के किधर हैं, दोनों सेम साइड। अगर ये दोनों सेम साइड है तो डेफिनेटली दे विल रिपेल, क्लियर। और मैंने बताया था जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को या एक एटम दूसरे एटम को रिपेल करता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे तो आप बोलोगे इसके अंदर क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन। सिस वाले आइसोमर में स्टेरिक स्ट्रेन है। अब बात करते हैं सेम टू सेम, अगर हम बात करना चाहें किसके वाले में, ट्रांस वाले में, तो ट्रांस वाले में ऐसा क्या है, चलिए जरा देखते हैं। आप खुद देखो, ट्रांस में जो आपके बल्की ग्रुप्स हैं वो किधर चले गए हैं, ऑपोजिट साइड। यहां पर आप देखो मिथाइल के आजू बाजू कौन है, हाइड्रोजन, और इधर देखो मिथाइल के एक साइड मिथाइल और दूसरी साइड हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली इन दोनों में क्या है, रिपल्सन। यहां पर इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, सेम टू सेम इसमें भी देखो, उधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। तो यहां पर जो आपका स्टेरिक स्ट्रेन है वो कम है और यहां पर जो आपका स्टेरिक स्ट्रेन है वो ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इनके केस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, तो बताओ नॉर्मली सिस और ट्रांस में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। So normally your trans isomer is more stable as compared to cis isomer. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। पर आप एक बात पर फोकस कीजिए कि सिस को अनस्टेबल बनाने वाला कौन है, सिस को अनस्टेबल बनाने वाला या स्टेरिक स्ट्रेन। जाहिर सी बात, अगर यहां पर रिपल्सन की बजाय क्या होने लग जाए, अट्रैक्शन, तो मामला बदल जाएगा। आइए आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, जरा चीजों को ध्यान से समझते हुए जाइए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोगों के सामने हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ये है COOH, क्लियर। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने है OH और ये है CO, क्लियर। इसको हम बोलते हैं मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलेइक एसिड। ये कौन सी फॉर्म है बताइए, डबल बॉन्ड पर देखो गौर से, कौन सी फॉर्म है, सिस। अगर मैं इसी की ही कौन सी फॉर्म बना दूं, ट्रांस, तो ये आप लोगों के सामने बन जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। जरा ध्यान से देखते हुए जाना भाई लोगों, तो ये हमारे सामने है इसका ट्रांसफॉर्म, क्लियर। अब देखो नॉर्मली तो हमने क्या बोला था, कौन ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली, ट्रांस। सिस के अनस्टेबल होने का कारण ये रिपल्सन था, पर इस बार मामला बदल चुका है। जरा गौर से देखिए, ये इस ऑक्सीजन पर लगा हुआ कौन है, हाइड्रोजन, सही बात है कि नहीं है। यहां पर ये देखो ऑक्सीजन, तो आप बताइए ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। कौन से H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, फ्लोरीन से जुड़ा हो। और किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो देयर विल बी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले जो रिपल्सन था अब किस में कन्वर्ट हो गया है, अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। पर इस काइंड अट्रैक्शन आपको यहां पर कभी दिखाई नहीं देगा। एक बात हमेशा सोचो, जब आपके सामने H बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, H बॉन्डिंग। अभी तो मैं कौन से वाले की बात कर लेता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर। उम्मीद करता हूं इंट्रामोलिक्यूलर वर्ड क्लियर होगा। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के होने से बताइए स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्लियर। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस वाले को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ये हमारे सामने है फ्यूमेरिक एसिड। एक मैलिक एसिड है और एक फ्यूमेरिक एसिड है।
इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस बार अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बताइए इस बार आप स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताएंगे? तो हम बोलेंगे इस बार आपका सिस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस, और उसका कारण क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हमेशा ही ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर सिस आइसोमर? तो जवाब है जी नहीं। पर हमारे दिमाग में फिट हो जाता है बचपन से ही, जब भी स्टेबिलिटी की बातें हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम बोल देते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। आप देखेंगे कि आज आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि पहले पूरी बात कीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन देन ओके, तब तो ठीक है, हम नॉर्मली बोल देंगे ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। पर अगर कोई पर्टिकुलर केस है तो फिर हम उसी हिसाब से आंसर देंगे, हम रटा रटाया आंसर नहीं देंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हमारा है वो बहुत ज्यादा हद तक इंफॉर्मेशन बेस्ड है। कैसा सब्जेक्ट है? इंफॉर्मेशन बेस्ड। अगर आपने पढ़ रखा है आप तुरंत आंसर दे दोगे, आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आंसर नहीं आता है। तो आपकी नॉलेज डायरेक्टली आपके टीचर की नॉलेज पर डिपेंड करती है। थोड़ा स्ट्रक्चर भी ध्यान रखेंगे मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड का। मैलेइक कौन सी फॉर्म को बोलते हैं? सिस। फ्यूमेरिक किसको बोलते हैं? ट्रांस। ये आगे एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कई बार आएगा, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक। ये डबल बॉन्ड लगाना ना भूलें, क्योंकि यही डबल बॉन्ड तो क्या कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी डबल बॉन्ड पर तो फर्क है कॉन्फ़िगरेशन का, एक में कॉन्फ़िगरेशन सिस है और एक में कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस। इसी को ही असर्शन स्टेटमेंट टाइप में कन्वर्ट कर देगा, स्टेटमेंट दे देगा मैलेइक एसिड इज मोर स्टेबल देन फ्यूमेरिक एसिड। बिल्कुल सही। रीजन क्या देगा? दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुलटा दिया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखना अगला केस जो आएगा वो अलग तरीके का है। आप हमेशा एक बात पर फोकस कीजिए कि नंबर ऑफ वैरायटी कवर कीजिए। एक वैरायटी जिसमें नॉर्मल रहेगा, कुछ भी होने वाला नहीं, तो जहां ट्रांस आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से। एक वैरायटी जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, जो कि सिस में रहेगी और ट्रांस में नहीं रहेगी, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी? सिस की। ये दूसरा केस है। क्लियर? केस पर ध्यान दीजिए। तीसरा केस आपका रहेगा जब आपका पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा, जब आपका पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा। तो अगर अपन बात करना चाहें एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड की, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अभी लिखना नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। ठीक है? तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बताओ जीआई कब शो करने लगता है? रिंग साइज पर डिपेंड करता है। 8 या 8 से बड़ी रिंग एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पर क्या शो करती है? जीआई।
तो इसमें ध्यान रखना है, अगर आपके रिंग साइज, क्या बोला मैंने, अगर आपके रिंग साइज, यहां पर हम रिंग साइज की बात कर लेते हैं, रिंग साइज 8 से लेकर कहां तक है, 11 तक, 8 से लेकर कहां तक है, 11 तक, तो उस केस में आपका जो सिस आइसोमर होता है बच्चे, वही ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। जो सिस आइसोमर है वही ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। लेकिन अगर आपकी रिंग साइज 12 या 12 से ज्यादा है, क्या बोला मैंने, इफ योर रिंग साइज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन 12, 12 और 12 के बाद अब बदल जाता है मामला, कौन ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है, आपका ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है एज कंपेयर टू सिस। ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कौन से पाई बॉन्ड के अबाउट, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के अबाउट। ये जो आपका पाई बॉन्ड था ये मामला अलग था, ये ओपन चेन का पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड आने वाला है दोस्त, ये किसका है, रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड है। तो आप समझिए इस पर 101% क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में, मैं बता रहा हूं आपको 101%। आप बोलोगे सर कैसे बनेगा, क्या मुझसे स्टेबिलिटी पूछेगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं पूछेगा, पर हां जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो स्टेबिलिटी बेस्ड रहेगा। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछेगा कई बार रिएक्शन के अंदर कि बताइए इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और जहां मेजर प्रोडक्ट आपकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा होगा, तो आप इसके बिना आंसर कर ही नहीं पाएंगे। आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने ये दो एल्कीन गिवन है, ये दो एल्कीन गिवन है, जरा ध्यान से सुनिए, क्लियर। ये एक आपके सामने है डबल बॉन्ड, बताइए इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस है, तो इसको अगर अपन गौर से देखें भाई लोगों, तो ये है ट्रांस साइक्लो, क्या है, ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन, सही बोला कि नहीं बोला। अब देखो ये वाले पाई बॉन्ड कैसा है, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, तो इस पर स्टेबिलिटी केवल रिंग साइज पर डिपेंड करती है, क्लियर। तो यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने दिया गया है, ये एक दूसरे के दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यू कैन चेक इट आउट, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और यहां पर आपके जो डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहेगा सिस, अगर अपन बात करें साइक्लोऑक्टेन, क्या रहेगा, सिस साइक्लोऑक्टेन। अब गौर से देखिए, अब नॉर्मली बच्चे से पूछे कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सिस या ट्रांस, आंखें बंद करके बोल देता है ट्रांस, ऐसा नहीं होता हमेशा, क्लियर। ये पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है, रिंग साइज देखो कितने की है, 8, तो बताओ 8 से और 11 तक किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस आइसोमर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी की बातें की जाए तो स्टेबिलिटी आपके सिस वाले आइसोमर की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ट्रांस। ये जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपन एक एग्जांपल और रख दें आप लोगों के सामने, ताकि आपको अच्छे से इसमें क्लैरिटी मिल सके, अच्छे से आपको इसके अंदर क्लैरिटी मिल सके। एक आइसोमर ये है, दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जो आइसोमर है वो कुछ इस प्रकार से, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं सो दैट अपना आंसर उसी साइड एक साइड आ जाए। एक हमारे सामने ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड, एक हमारे सामने ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड। आप चेक कर सकते हैं ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। यहां पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, बताइए, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसका जब नाम लिखोगे तो इसका नाम आएगा ट्रांस साइक्लो, कितने गिरेंगे बताओ, 10। तो ये हमारे सामने रहेगा डैक, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात। इसमें ये जो आपका डबल बॉन्ड है बच्चों, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, सिस, तो इसका हमारे सामने रहेगा सिस साइक्लो। आप बताइए कितने कार्बन है, 10, तो वर्ड रूट डैक, डबल बॉन्ड आया है तो 1 पर लिखो ना लिखो एक ही बात। अब आप गौर से देखिए, ये सिस ट्रांस है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड पर सिस स्टेबल ज्यादा होगा या ट्रांस स्टेबल ज्यादा होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रिंग साइज। आप गौर से देखिए, डैक, डैक का मतलब कितने कार्बन है, 10, और देखो 8 से 11 तक कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर से स्टेबिलिटी इसी की ही ज्यादा है। और ये जबरदस्त पॉइंट है, ये जबरदस्त पॉइंट है। पहले वाला जो पॉइंट है उससे आपके मॉड्यूल यूएलपी के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एग्जामिनर जब एक स्टेप आगे लेता है, जैसे किया उसने नीट 2025 में, जो फिजिक्स में लोग सुलटे ना, उसका एक सिंपल सा रीजन था कि केवल पीवाईक्यू बेस चलते थे, इतनी सी बात बता के चले जाते थे। एग्जामिनर एक कदम आगे गया और जनता साफ हो गई।
हम भी ये पहले से जो पहले पढ़ा है तो भी यही बातें बता रहे हैं। मतलब अगर बहुत सारी चीजें जो टॉपिक हम कवर करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जेई एडवांस में भी उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर सिलेबस में है तो तबियत से उसको उधेड़ा जाएगा। आप जरा सोचो कि कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है, सिस या ट्रांस? तो आप क्या बोलोगे? इट डिपेंड्स। सिस भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ट्रांस भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन, कुछ दिया ही नहीं है, तो इन जनरल ट्रांस इज मोर स्टेबल। बिकॉज ये दो जो आपके सामने कुछ केसेस आए हैं, स्पेसिफिक केस है, लाइक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक एंडोसाइक्लिक पाइप। बाकी नॉर्मली आपका ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। आज हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस किए हैं, डिस्कशन रख सकते हैं उनका। आपको ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर में भी करना है, स्ट्रक्चरल के मिनिमम वाले। मुझे पता है उनमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, और मैं चाहता हूं आपको दिक्कत आए, क्योंकि तभी आपको मेरी बात भी समझ में आएगी। सुलटा दिया है भाई, जल्दी जल्दी लिखेंगे, एक तो ये बहुत छोटा सा बोर्ड है। अब सुलटा दिया है, क्लियर? तो ये जो दो केस लिए हैं, आखिरी वाले दोनों केस पर शायद ही कोई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल या एलपी के अंदर हो, तो यहां पर नोटबुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पढ़ी, जिनमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? उनकी स्टेबिलिटी। दूसरा जो हमारे सामने आएगा, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट्स। नेक्स्ट में हम कंपेयर करेंगे डाइपोल मोमेंट्स। क्लियर? डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर है या वेक्टर? सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? सभी पेन डाउन कर देंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ी होती तो छोटा सा टॉपिक था, 2 मिनट में निकल जाता, लेकिन अब मुझे सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने है, तो आप नॉर्मली जैसा चलते हैं वैसा नहीं चलेंगे। चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, कौन से हिसाब से चलेगा? वेक्टर के हिसाब से। क्लियर? सबसे पहले समझाता हूं कि डाइपोल का मतलब होता क्या है। जैसे अगर अपन बात करें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो आप पाएंगे दोनों एटम्स का जो ईएन है वो क्या है? सेम। भाई दोनों एटम सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो यहां पर जो आपके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल कहां पर रहेंगे? बीच में। ना तो ये अपनी तरफ खींच पाएगा, ये ना अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि दोनों की एन क्या है? सेम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में म्यूट इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0।
मतलब इस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है, इस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0, उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। क्या कहते हैं, नॉन पोलर, मतलब पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस बनना। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने यहां पर HCl का रख दिया जाए, किसका रख दिया जाए, HCl, तो बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता होगा, तो मैं ईएन बता देता हूं। ईएन आपके क्लोरीन एटम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर? तो जिस एटम की ईएन ज्यादा होती है, ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मोर ईएन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसकी तरफ जाते हैं उस पर नेगेटिव, और जिससे दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव। क्या ये बॉन्ड टूटकर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चले गए हैं क्या, नहीं, है तो अभी भी बॉन्ड में ही, है तो अभी भी, लेकिन हल्के से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं सर, जिसकी ईएन ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी को ही अगर अपन बात करें डाइपोल कहते हैं। डाई का मतलब 2, पोल का मतलब प्लस माइनस। पोल बन गए नहीं बन गए, तो ये डाइपोल हो जाएगा। तो इसमें अगर हमसे म्यू पूछे तो म्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो। और जब किसी का म्यू नॉन जीरो होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पोलर। क्या बोलते हैं, पोलर। सर ये म्यू निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं Q इंटू एल, इस प्रकार से आपके सामने निकाला जाता है। Q इज द चार्ज, L इज द चार्ज सेपरेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, तो सर क्या हम यहां पर डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं? क्या हमें अब यहां पर इसकी यूनिट्स की बात करनी चाहिए? तो जवाब है नहीं, हम मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, हम केवल कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में बच्चों हमने केवल कंपैरिजन किया है कि कौन ज्यादा और कौन कम स्टेबल है, कितना ये नहीं बताया, कम ज्यादा का कंपैरिजन करना है। तो यहां पर भी हम कंपैरिजन ही करेंगे। दूसरी बात, सर आपने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन भी होगी। तो केमिस्ट्री में डायपोल की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्रकार से हम डायपोल को दिखाते हैं ऐसे। एक प्रकार से ये एरो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर गए हैं। मतलब आपके हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ मूव कर गए हैं, क्लोरीन की तरफ मूव कर गए हैं। तो यहां पर जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो बताइए कैसे होती है, ये होती है हमारे यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, केमिस्ट्री के अंदर डायपोल की डायरेक्शन ये रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक वेक्टर के रूल बता दूं, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए सबसे पहले थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये A है, दूसरा वेक्टर ये हमारे सामने B है। क्लियर? इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो A और B का मैक्सिमम रिजल्ट कब आ सकता है? आप बताइए। अगर हम इनको रिजल्टेंट देखना चाहें तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस प्लस 2AB कॉस थीटा, यही होता है क्या? तो बताओ मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड व्हेन थीटा विल बी 0, तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, क्या बोला मैंने, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या जाता है, मैक्सिमम। तो ये आप लोगों के सामने मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, और ये मैक्सिमम 2a या 2b भी हो सकता है। कब? जब a और b क्या हो जाएं, बराबर। तो थीटा यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो थीटा यहां पर आप लोगों के सामने क्या है, 0 डिग्री। सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट आप बताइए a और b का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। तो अब जो आप लोगों के सामने फिर से रहेगा रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस अगर अपन बात करना चाहें 2ab cos थीटा, और cos थीटा यहां पर बताओ कितना है, यहां पर थीटा आप लोगों के सामने है 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहां पर ये रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, और यहां पर ये रिजल्टेंट मैक्सिमम। तो जब वेक्टर ऐसे होते हैं तो रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिलता है, और जब वेक्टर ऐसे होते हैं तो रिजल्टेंट आपको मिनिमम मिलता है। आप बताइए ये मिनिमम 0 कब हो जाएगा, मिनिमम 0 कब हो जाएगा? मतलब ये 0 कब हो जाएगा इस केस में, जब a और b बराबर हो जाए। तो आप a और b को बराबर कर दोगे तो a की जगह b या b की जगह a रखना शुरू कर दो। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर दोनों को a मान लू,
प्लस 2a मल्टीप्लाई बाई a cos थीटा 180 -1, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर। तो आपका सामने रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो अगर अपन बात करना चाहें नीचे वाले केस में, इफ a इज इक्वल टू b, देन नेट रिजल्ट क्या रहेगा बताइए? नेट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। क्या ये बात सही है? अब ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा यहीं पर मिस्टेक करता है। केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं हो रही है उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब वो 0 डिग्री पर होते हैं। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? जब वो 180 पर होते हैं। ये दोनों याद होना चाहिए। मैक्सिमम 0 डिग्री पर, मिनिमम 180 डिग्री पर, बाकी इसके बीच में। अगर एंगल 0 से 180 के बीच में है तो रिजल्टेंट ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। मिनिमम में 0 कब होगा ये बताओ? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम एंड एंगल 180 आ जाए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट मैं आपको कार्बन की कुछ हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर लेता हूं। अगर मैं बात करना चाहूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, किसकी बातें? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो sp3 कार्बन से En आपके sp2 कार्बन की होती है, और sp2 कार्बन से ज्यादा En आपके sp कार्बन की होती है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आगे आपको पता चलेगा इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। तो इसमें परसेंटेज करेक्टर 25% है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 33% है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या, इसमें तो 50% ही है। क्लियर? उसमें 33.33 आगे चलता रहता है, तो अप्रोक्सीमेशन मैंने इस्तेमाल में लिया है। तो ये परसेंटेज करेक्टर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप हमें? क्योंकि इसके बिना आप डाइपोल कभी कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। आइए अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस पर आते हैं? पहले क्वेश्चन पर, जहां दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे। अब देखो ये सारा टाइम लगाना पड़ा, हालांकि इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप बेसिक नहीं जानते हैं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई इसलिए टाइम लग रहा है। आइए समझते हैं जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारे सामने ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एंड यू विल फाइंड द गिवन कंपाउंड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये हमारे सामने कंपाउंड दिए गए हैं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने ये Cl लिखा हुआ भाई, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? Cl। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे सामने है Cl यानी कि क्लोरीन। आइए अब हमसे वो डाइपोल मोमेंट कंपेयर करवाना चाहता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। आप चेक कीजिए क्या ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो जवाब है हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हैं। कनेक्टिविटी सेम, HCl 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 HCl, बट स्पेस में अरेंजमेंट अलग। ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, वो ट्रांस, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ करते हैं। तो ये क्लियर है सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब हमें इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। देखिए जब भी आप डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें ना, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को इग्नोर कर दें। क्या बोला? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या कर दें? इग्नोर। उससे आपको आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बाकी पर देखो, ये है हमारे सामने क्लोरीन और ये है कार्बन। आप बताइए कैसा कार्बन है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताऊं, क्योंकि अभी आपने आईओसी नहीं पढ़ी है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो आपके sp2 कार्बन से ज्यादा होती है। आईओसी में सर आपको बता देंगे, अभी के लिए मैंने बता दिया तो ठीक है। लेकिन आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी है, लेकिन किस पर प्लस और किस पर माइनस ये कैसे पता चलेगा? तो बताइए, इसकी En ज्यादा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, इसकी En कम तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो डाइपोल की डायरेक्शन यूं आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इधर कार्बन हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर फिर से बताइए, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो फिर से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आगे। आप बताइए, इन दोनों वेक्टर्स को गौर से देखिए, दोनों वेक्टर्स को गौर से देखकर बताइए, क्या इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? सर मैं कैसे पहचानूंगा सेम है कि अलग अलग है? अरे भाई, कार्बन क्लोरीन, सेम कार्बन sp2 कार्बन क्लोरीन, sp2 कार्बन, तो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो डाइपोल मोमेंट अपने आप क्या आ जाएगा? सेम। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम।
थीटा बताओ, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? क्या 0 डिग्री है? नो। क्या 180 डिग्री है? नो। अगर 180 होता तो आंसर क्या आ जाता? 0, क्योंकि ये दोनों इस बार सेम हो गए हैं, तो 180 नहीं है। 0 होता तो जस्ट डबल हो जाता। क्या इसमें 0 है? नहीं। तो आप इतना तो कह सकते हो कि इस वाले केस में म्यू सिस यानी कि इसकी वैल्यू 0 रहेगी कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। ये कैंसिल तो एक दूसरे को नहीं करेंगे। दो वेक्टर कब कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? जब वो 180 पर हो, साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो ये कैंसिल तो नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। यहां पर आप बताइए, वही इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस पर सेम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एंड डायपोल की डायरेक्शन ये। अब जरा गौर से देखिए भाई लोगों, जरा गौर से आप यहां पर देखिए, दोनों डायपोल कितने के एंगल पर हैं? 180। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है? जी हां, इस बार मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वेक्टर उस वेक्टर को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो इस केस में बताओ म्यू ट्रांस क्या रहेगा आप लोगों के सामने? सो म्यू ट्रांस क्या रहेगा? 0। तो ये मॉलिक्यूल तो कैसा कहलाएगा? पोलर। और ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? नॉन पोलर। देखो पहले बताया ना, जहां डायपोल मोमेंट 0 वो कैसा बोलना है? नॉन पोलर। और जहां डायपोल मोमेंट आपका 0 आ जाए, नॉन पोलर। नॉन जीरो पोलर। तो ये तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर है। लेकिन वो तो कंपैरिजन करवा रहा है। बताइए डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर का ज्यादा है या डायपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा है? तो डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर का ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करवाएगा, आपसे तो कंपैरिजन करवाएगा कि बताइए डायपोल मोमेंट सिस और ट्रांस में से किसका ज्यादा है। तो डायपोल मोमेंट यहां सिस का ज्यादा है। अब अपन एक परसेप्शन बना लेते हैं कि सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा। कोई परसेप्शन नहीं बनाना है, जहां हम परसेप्शन बनाते हैं वहीं हम साफ हो जाते हैं। एग्जामिनर उसी का फायदा उठाता है। अब अगला केस हमारे सामने आ जाता है, जरा ध्यान से देखना भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें या नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर हमारे सामने है CH3, यहां पर है H। ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है H और यहां पर है CH3। यू कैन चेक इट आउट, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। इट इज सिस एंड इट इज ट्रांस। आइए अब हम इनका डायपोल मोमेंट कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कार्बन हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो। किसको इग्नोर कर दो? कार्बन हाइड्रोजन। उससे आपके आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी देखो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। En बताओ किसकी ज्यादा होती? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। योर sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू योर sp3 कार्बन। अभी के लिए आप इतना जानो, आयुषी में इसको तबीयत से समझाया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं इस बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, क्या इनमें En डिफरेंस है? तो आप बोलोगे यस देयर इज En डिफरेंस। इसकी En ज्यादा और उसकी En कम। तो बताइए इस पर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी ईएन कम उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, जिसकी ईएन ज्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं बॉन्ड के। तो उस पर जिसकी ईएन कम उस पर पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी ईएन ज्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव। तो आप बताइए डायपोल की डायरेक्शन कैसी आएगी? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली इसमें भी ये sp2 वो sp3, तो यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये आप लोगों के सामने वेक्टर आएगा। इन दोनों वेक्टर्स का पहले बता दो मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है कि अलग अलग है? सर मैं कैसे बताऊं कि मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? मेरे भाई देखो बॉन्ड जो बना हुआ है sp2 कार्बन sp CH3 में, इधर देखो sp2 कार्बन एंड CH3। तो ये जिस बॉन्ड का हम डाइपोल देख रहे हैं, गौर से देखो दोनों बॉन्ड तो एग्जैक्टली सेम ही तो है। CH3 sp2 कार्बन, CH3 sp2 कार्बन। इसका मतलब आपके डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। पर क्या डायरेक्शन 180 है? तो 0 तो नहीं होगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया है कि म्यू सिस क्या है? नॉन जीरो। और नॉन जीरो का मतलब पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर? एग्जैक्टली पोलर मॉलिक्यूल। अब आते हैं इधर, इसमें अब दोबारा से बताने की जरूरत है क्या? ये कार्बन कैसा है? sp3 और ये कार्बन कैसा है? sp2। तो डायपोल की डायरेक्शन ये आएगी। सिमिलरली ये कार्बन कैसा है? sp2 और ये कार्बन कैसा है? sp3। तो डायपोल की डायरेक्शन यही आएगी। लेस En टू मोर En।
लेसियन टू मोरियन। जरा गौर से देखकर बताइए, इस बार डाइपोल का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली देखो, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री। एक मिनट, डायरेक्शन उल्टे बता दी, राक्षस आंखें बंद करके बैठे हो। ये वाला जो आप लोगों के सामने बनेगा, ये किधर बनेगा? ये लेसियन और वो मोरियन, तो ये बनेगा ना। तो डायरेक्शन इस बार देखो कितने पर है, 180। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन 180 ऑपोजिट। इस बार बताओ म्यू ट्रांस क्या आने वाला है? देन यू विल से म्यू ट्रांस इज इक्वल टू, पक्का? अब कंपेयर करो दोनों का डाइपोल मोमेंट, म्यू सिस और म्यू ट्रांस में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो यू विल से म्यू सिस विल बी ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जहां सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि अच्छा सिस का ज्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है। देखो ये तो भ्रम है साहब, कभी भी टूट सकता है। आप इन्हीं को शॉर्टकट तो कहते हैं, इन्हीं को जुगाड़ कहते हैं, जो आप हॉस्टल में जाके चर्चाएं करते रहते हैं कि हमारे सर ने तो इतना भयंकर जुगाड़ दिया है कि बस सुलटा ही देंगे हम तो। सुलटा ही नहीं दोगे, सुलट ही जाओगे। 2025 ने यही किया है कि सबके जुगाड़ धरे रह गए, यूज में ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं तिगड़मबाजी नहीं लगी, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। जब पेपर सॉल्यूशन कर रहा है मास्टर, आईओसी में तो अलग ही है, आईओसी में दो चार आप देखना आंसर की में बहुत मिस्टेक गई है। ये अच्छी बात है कि अनअकैडमी की केमिस्ट्री आंसर की में कोई करेक्शन नहीं गई है। और भाई साहब दो आईओसी में जो डिस्कस किया है आरडी सर और एमकेटी सर ने क्वेश्चन, जहां पर बाकी इंस्टीट्यूट्स ने गड़बड़ की है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ के दो आंसर जाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वही आंसर गए। बाकी आप जिनको भी जानते हो कंफ्यूजन में, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, कुछ कह रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ कह रहे हैं अबे तेरी औकात से बाहर है तो प्रिंटिंग मिस्टेक पे आ गया है। आप देखो जाकर वो क्वेश्चन है जिसके दो आंसर गए आईओसी में, उसकी एक्सप्लेनेशन देखो साइड बाय साइड, जिसके भी नाम जानते हो चलाओ एक बार, सब पता चल जाएगा कि नोट्स पढ़ाने वाले हैं लकीर के फकीर। एक लाइन से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सब्जेक्ट आगे आता ही नहीं है। ये डेप्थ होती है सब्जेक्ट की और 2025 ने चेक किया इसको। आइए हमारे क्वेश्चन पर अगर अपन जाएं तो किस प्रकार की बातें यहां पर होंगी, ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने है। बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। यहां पर बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। सही बात है कि नहीं है? अब जरा गौर से देखिए, यहां पर तो डायपोल की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। सर एक मिनट, आपने हमसे बिना पूछे लगा दिया। अरे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो लेसियन 2, और यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी। ये भी हमसे बिना पूछे तो बताया ना, क्लोरीन की एन sp2 कार्बन से ज्यादा। ठीक है, फिर सही। इसमें बताओ डायरेक्शन क्या रहेगी? इसकी तो ये रहेगी और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। आप पहले वाले का जवाब दो, क्या यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 है? क्योंकि पहली बात तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम। सर आपको कैसे पता चलता है, आप तो घर से पढ़ के आए। अरे बॉन्ड देखो ना, कार्बन कार्बन, ये कार्बन क्लोरीन, तो डाइपोल मोमेंट म्यू किसके बराबर होता है? Q इंटू एल। कोई भी सेम नहीं होगा, तो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना होता है तब डाइपोल का वैल्यू सेम आता है। तो डाइपोल की वैल्यू सेम नहीं है। वैसे भी सर ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि 0 डिग्री सॉरी 180 डिग्री पर है ही नहीं। तो यहां से हमारे सामने ये तो क्लियर हो गया, म्यू सिस क्या है? नॉन। इधर आओ, इसमें बताओ क्या ये कैंसिल करेंगे? कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो 0 डिग्री पर है। मैक्सिमम आने वाला है इस बार तो। क्या आने वाला है? मैक्सिमम। हाँ, कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो म्यू ट्रांस इज इक्वल टू बताओ क्या रहेगा? पहली बार देखो दोनों नॉन जीरो आ गए। अब है कंपैरिजन, किसकी वैल्यू ज्यादा। अब जिसको फिजिक्स आएगा वो पता पाएगा। यहां पर बताओ एंगल कितना है? 0 डिग्री है क्या? 0 डिग्री है क्या? और क्या है एंगल 0 डिग्री है? तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और आपके सारे भ्रम टूट गए। क्या? म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। अभी तक ज्यादा कौन चल रहा था? सिस। और पहली बार क्या आ गया? ट्रांस। इसीलिए मेंशन किया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा कम आ सकता है, आप इसमें रट नहीं सकते, देखकर ही बताना पड़ेगा। क्या सर जितना आपने बताया है उतने से हमारा काम चल जाएगा? एकदम आसानी से चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा।
ध्यान रखना, पोलैरिटी पूछ लेता है कई बार, डायपोल मोमेंट ना पूछकर। हाँ बिल्कुल, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा, ये लो लिख देते हैं। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जहां भी कंफ्यूजन हो बिंदास पूछो। कई बार क्या है कि आपने सोच तो लिया लेकिन सही सोचा या गलत, उसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। बिल्कुल सही सोचा आपने, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। आपको एन में दिक्कत आ सकती है, तो जहां जहां जरूरत थी मैंने वहां वहां पर एन बता दी। क्लियर? हालांकि पीरियोडिक टेबल में जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई जाएगी तो ये एकदम आसान लगेंगे आपको। जहां कंफ्यूजन हो सकता था वो बता दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। sp3 कार्बन से ज्यादा en sp2 कार्बन की होती है, sp2 कार्बन से ज्यादा en sp कार्बन की होती है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। जहां पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं लिखा, आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ डायरेक्शन से। केमिस्ट्री में डायपोल की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो साइन कन्वेंशन है, ये तो माना गया है। इंडिया में बाहर के देशों में जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो काफी बदलाव होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाड़ी का स्टेयरिंग होता है वो राइट हैंड साइड में होता है और बाकी जगह लेफ्ट हैंड साइड में होता है। उनको लेफ्ट हैंड साइड चलाने से कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि चलाना वहीं से सीखा है। हमें राइट में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो दोनों को बहुत दिक्कत आती है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस आइसोमर का कि ट्रांस आइसोमर का? डिपेंड करता है सर, कैसी बातें कर रहे हो। सिस का भी ज्यादा हो सकता है और ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट तो है ही नहीं। साफ लिखा है आपने पहले ही कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई। तो पहले हम देखेंगे डायपोल की डायरेक्शन क्या है, फिर हम डायपोल मोमेंट पर बातें करेंगे। सुलटा दिया है। नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं और धीरे धीरे लिखो। हम स्लो राइटिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सबसे धीरे लिखेगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। सुलटा दिया है सभी ने। ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है, इससे क्या आप बहुत इजीली चीजों में क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे।
बहुत ही ज्यादा जल्दी आप चीजों में क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। अब तो अगली स्लाइड पर चल सकते हैं दोस्तों। कितने लोगों ने अभी भी नहीं लिखा है? जल्दी करो, राक्षस धीरे धीरे लिखते रहते हैं। ये 2 दिन की छुट्टियों का असर है। एकदम रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए थे अपन। इस समय तो हम सो रहे थे एसी चला के, चद्दर ओढ़ के। सही बात है कि नहीं है? अभी बॉडी वैसी हो गई है कि कहाँ आ गए हो, अभी तो सो रहे थे हम। सुलटा दिया है क्या? 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं जिन्होंने सुलटा दिया है उनके लिए। और आप देखना, इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा परेशानी आएगी, और यही एनसीईआरटी का है। सुलटा दिया है क्या? दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने और लिखे हुए हैं। जल्दी से जल्दी दोनों को ट्राई करें। सुलटा दिया है क्या, या खुद ही सुलट गए हो? खुद नहीं सुलटना है भाई। अच्छा, पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला सोल्व करो, इससे आपको आइडिया लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये वाला सोल्व करो। डायपोल मोमेंट इन दोनों में से किसका ज्यादा, किसका, मतलब कि दो अलग अलग क्वेश्चन है ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल है। मतलब इसका इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बताना है डायपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो ट्रिपल बॉन्ड पर। जीरो या नॉन जीरो, ट्रिपल बॉन्ड के 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। कुछ हिंट लग पा रहा है? आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड वाले पर अप्रोच लेंगे, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो,
यहां पर अगर अपन बात करें तो इस कार्बन में और इस कार्बन में EN डिफरेंस है भाई, ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp3 है, तो ये तो आपका है sp3 और ये कार्बन कैसा है sp, तो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरे वाले पर देखो उधर की साइड से सेम टू सेम, ये कार्बन कैसा है sp और ये कार्बन कैसा है sp3, तो यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। आप बताइए, ये कार्बन sp, जब कार्बन sp होता है तो बॉन्ड एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। sp कार्बन पर बॉन्ड एंगल 180, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल 180, तो ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल एक दूसरे के क्या है 180 पर। तो पहला तो बात हुई डायरेक्शन की, आप बताइए डायरेक्शन दोनों डाइपोल्स की क्या है ऑपोजिट। सही बात है कि नहीं है? अब बात करो मैग्नीट्यूड की। देखिए मैग्नीट्यूड जब आप देखोगे तो जरा गौर से देखो दोस्तों, यहां पर sp कार्बन और CH3 के बीच का डाइपोल है, गौर से देखो, और फिर इस वाले डाइपोल को भी गौर से देखो, दोनों डाइपोल एग्जैक्टली सेम है कि अलग अलग हैं? सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बताओ, कैंसिल आउट एंड म्यू विल बी 0। सही बात है कि नहीं है? सो इन दिस केस डाइपोल मोमेंट विल बी 0। अब अपनी कॉमन सेंस लगाओ अगले वाले क्वेश्चन पे जल्दी से जल्दी। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा ग्रुप माना जाएगा एक, ठीक है? ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और इस कार्बन की sp, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा। इसमें ये sp है बच्चे और ये कैसा है sp3, तो लेस En2 मोर En, ये होगा। अब की बार बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, अगेन एंगल इज 180। आप इस बात पर ध्यान रखिए, जब आपका sp कार्बन होता है तो ये वाला एंगल कितने का रहता है 180 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना रहता है 180, 180 पर होते हैं बॉन्ड्स। क्लियर? तो आप बताइए दोनों का जो एंगल है वो तो 180 है, पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, मैग्नीट्यूड वो सेम है कि नहीं है? अब ये डाउट आता है बच्चों को, सर मैग्नीट्यूड कैसे देखो? अरे भाई इधर देख, आंखें खोल, इस डायपोल को गौर से देख, ये किसके बीच में है sp कार्बन एंड CH3 और ये किसके बीच में है sp कार्बन एंड CH3 के बीच में है। क्या ये दोनों आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं? गौर से देखो, तो अलग अलग है। अगर डाइपोल अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो इस बार मैग्नीट्यूड अलग है, तो जाहिर सी बात है ये 180 पर जरूर है, मिनिमम जरूर होगा, पर वो मिनिमम 0, क्योंकि इस डाइपोल का और इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यहां पर म्यू क्या रहने वाला है बताओ, नॉन जीरो। अब आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, दिस क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। अब इस पर दिमाग चलाएंगे और बताएंगे सिस वाले का डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन जीरो है। फिर अगर ऐसा है तो कंपैरिजन करके बताएंगे कि किसका ज्यादा है, सिस वाले का ज्यादा है या ट्रांस वाले का ज्यादा है। मैग्नीट्यूड कंपेयर करना आना चाहिए। अगर डाइपोल एग्जैक्टली सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम, अगर आपको हल्का सा भी फर्क लग रहा है तो फिर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। पहले वाले में बताओ डाइपोल की डायरेक्शन, तो यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन यही मिलेगी, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन बताओ यही मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट नहीं कर रहे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ये आपके सामने जो म्यूसिस है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, म्यूसिस 0 या नॉन जीरो, नॉन जीरो। नेक्स्ट इसमें बताओ डाइपोल की डायरेक्शन ये रहेगी और इसमें डाइपोल की डायरेक्शन ये रहेगी। आप बताइए क्या ये दोनों डाइपोल, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, क्या ये दोनों डाइपोल एग्जैक्टली सेम है? क्या ये दोनों डाइपोल एग्जैक्टली सेम है? क्या, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड सेम, क्लियर हो गया। तो बताइए क्या इस बार वैल्यू 0 आने वाली है? नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो म्यू ट्रांस भी इस बार आपका 0 नहीं है। बिल्कुल सही, कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन वन अपोजिट 180 पर जरूर है पर मैग्नीट्यूड सेम। अब बताओ डाइपोल का कंपैरिजन, सिस वाले का ज्यादा कि ट्रांस वाले का? देखो यहां पर 180 पर जब डाइपोल होते हैं तो रिजल्टेंट मिनिमम और 0 पर रहते तो मैक्सिमम, तो ये 0 180 पर है यहां मिनिमम और यहां मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। इसका मतलब आप बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा? म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। आप देखो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी का, सबसे अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है।
क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारे सामने कहानी थी किसकी? डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लोगे ना? बस इतना देख लिया करो कि ये दोनों सेम के बीच में है। जैसे ये यहां पर कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है? और ये कौन सा है? मिथाइल। तो ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो मैग्नीट्यूड सेम, खत्म हो गई कहानी। तो डाइपोल मोमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट पर और भी ढेर सारी चर्चाएं होंगी जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाएंगी। याद रखिए, हमने केवल उन्हीं का ही डाइपोल मोमेंट कंपेयर किया है जो एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यू कैन चेक इट आउट, इट इज सिस एंड इट इज ट्रांस। एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हमने केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डाइपोल कंपेयर किया है, हमने पूरे कंपाउंड्स का डाइपोल कंपेयर करना नहीं सीखा है, वो आईओसी में बताया जाएगा। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड है क्या? नंबर थर्ड हमारे सामने है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट को इन शॉर्ट क्या लिख देते हैं? बीपी। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। ये आपको चैप्टर सॉल्यूशन में भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अभी आप केवल और केवल क्या ध्यान रखेंगे? रिजल्ट, कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अभी ये याद रखेंगे, कैसे क्यों ये सब डिटेल में बताया जाएगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन के, क्योंकि वहीं पर आप बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है। इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो अभी तो हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करके आए, इसके केस में बताओ। पहले आप यहां पर क्या लगा लो? हाइड्रोजन्स लगा दिए बच्चे। यहां पर कौन है? मिथाइल। यहां पर भी कौन है? मिथाइल। तो डायरेक्शन डाइपोल की ये, डायरेक्शन डाइपोल की ये। इसमें यहां पर है मिथाइल और यहां पर है मिथाइल, तो डायरेक्शन डाइपोल की ये। आपको डायरेक्शन से ही पता चल रहा है डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का या ट्रांस का? किसका ज्यादा है? सिस का। तो आप देखेंगे यहां पर म्यू की अगर अपन बात करें तो सिस का ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो फिर बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम। सिस का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे? ट्रांस से। तो ये ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अनपढ़ों वाली डेफिनेशन नहीं देनी। अनपढ़ क्या कहते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाता है। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं है। टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स सेम। तो वो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से सर बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने बचता है मेल्टिंग पॉइंट नंबर 4। मेल्टिंग पॉइंट नंबर 4। मेल्टिंग पॉइंट में बस एक ही ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और मेल्टिंग पॉइंट में सिंपल सा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट आपका ट्रांस आइसोमर का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? नहीं, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह सबसे आसान है। जब भी मेल्टिंग पॉइंट आपसे कंपेयर करवाए तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ट्रांस आइसोमर की सिमेट्री सिस आइसोमर से ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे सर ये सिमेट्री का मतलब क्या है? तो सिमेट्री समझाने के लिए जो यूनिट आपके सिलेबस में हुआ करती थी वो आजकल नहीं है, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। कितने लोगों ने पढ़ा है सॉलिड स्टेट चैप्टर? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि वो नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है।
सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से भी हट गया है। तो सिमेट्री का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आ सकता। आप ये ध्यान रखो कि आपका ट्रांस आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिक होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। क्लियर? जिनकी सिमेट्री ज्यादा होती है ना, वो बहुत ही क्लोजली पैक करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, उन्होंने अलग अलग पैकिंग पैटर्न पढ़े हैं, एफसीसी। और कौन से आते हैं? यही तो दिक्कत है। तो इसमें सिंपल सा याद रखो, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग efficiency is directly proportional to symmetry of the molecule. Symmetry of the molecule. और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। आप एक बार लिखो, फिर मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊंगा। लोग उस जुगाड़ को ही हकीकत मान बैठते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या ना, मार्केट में कॉपी बहुत जल्दी होता है, और कॉपी कोई ऐसा कर रहा है जिसको सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं है, तो उसके मायने ही बदल देता है, मतलब ही बदल जाते हैं। जैसे अपने एक सर ने बदल दिए थे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। कि माली को नहीं पता चल रहा किस पेड़ में पानी डाल रहा है, इसका मतलब अलग है भाई। हैं? ये नुकसान होता है जब आप रील देख कर आते हो, शॉर्ट्स देख कर आते हो, या किसी की बोली गई बात सुनकर आते हो। मोटिवेट करने के चक्कर में मतलब ही बदल जाते हैं। आइए जरा हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जिन मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री ज्यादा होती, क्या होती है? सिमेट्री। अब आपके दिमाग में आएगा सर सिमेट्री का मतलब क्या है? क्लियर? तो सिमेट्री को डिफाइन करने के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ मैं ये कह सकता हूं कि आपका ट्रांस जो मॉलिक्यूल होता है, ट्रांस आइसोमर होता है, वो सिस आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? ज्यादा सिमेट्रिक। आगे आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक वर्ड होता है, कितने लोगों ने सुना है? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है COS। तो जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना, उनमें सिमेट्री क्या पाई जाती है? ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? कि जो सिमेट्री होती है वो कौन से आइसोमर्स में ज्यादा होती है? ट्रांस आइसोमर्स में। और जिनमें सिमेट्री ज्यादा होती है उन्हीं में क्या ज्यादा होती है? पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो इसको समझाने के कैसे रूल, हालांकि जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसका हकीकत से कोई लेना देना, ये जस्ट आपको पैकिंग समझाने का तरीका है। कि देखो आपका ट्रांस आइसोमर ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये फैलाया हुआ रायता अपना ही है कि ट्रांस आइसोमर ऐसा होता है। कैसा? चेयर जैसा। तो आप देखो इसके ऊपर एक और चेयर रख दो, 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 एक और चेयर, देखो बहुत ही क्लोजली पैक हो जाता है ट्रांस। तो इससे आप पैकिंग का मतलब समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? मतलब समझ सकते हैं कि अच्छा जब हम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हों, गैप कम हो, तो पैकिंग क्या होती है? अच्छी होती है। वहीं पर ही जब अपन सिस वाले की बात करते हैं, तो सिस वाले की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। आप देखोगे कि सिस वालों में जो गैप है दो के बीच में, वो क्या है? ज्यादा, और यहां पर गैप है वो क्या है? कम। तो आप यहां से बस इतना समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ट्रांस शेप में होते हैं वहां पर सिमेट्री ज्यादा और पैकिंग भी ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट सीधा किस पर डिपेंड करता है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। फिर आप बोलोगे सर साफ साफ शब्दों में बोलो ना, तो साफ साफ शब्दों में तो बोल चुका हूं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। और तो कोई साफ शब्द बचा ही नहीं है। क्लियर? कभी असर्शन रीजन आ जाए कि ट्रांस आइसोमर्स हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स, तो उसका आंसर क्या जाएगा? सिमेट्री, बिकॉज ट्रांस आइसोमर्स आर मोर सिमेट्रिक एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। तो डायरेक्ट आंसर भी आपके सामने आ गया, असर्शन रीजन का भी आंसर आ गया। पर आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री। अब बना भयंकर क्वेश्चन कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो उसको हायर लेवल पर हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके लेवल पर सिमेट्री आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि सिस और ट्रांस में से सिमेट्री किस में ज्यादा होती है? ट्रांस में। क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए हमारे सामने एक ही आइसोमर है ट्रांस,
और ये क्या आइसोमर है, सिस। बताओ दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल सही। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लिख लीजिए। सो दीज वर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये इनडायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स भी हैं। चैप्टर एल्कीन्स में ये आपको दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि टेक्निकली जो जीआई हमारे सिलेबस में दिया गया है वो एल्कीन्स का ही दिया गया है। सिमेट्री कौन से मॉलिक्यूल में ज्यादा होती है? ट्रांस में। और जिसमें सिमेट्री ज्यादा होती है उसी में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी खत्म। बस व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री, ये आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि यही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। एक बार मुझे वापस से रिकॉल करवा दो। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या पढ़ी थी? स्टेबिलिटी। आप बताइए सिस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस? डिपेंड करता है सर, कैसी बात करें। नॉर्मली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर सिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो सिस भी ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है तो 8 से 11 तक सिस, 12 और 12 के बाद ट्रांस। ऐसा क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी गई है। कई जगह रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू एक्सप्लेनेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का या ट्रांस का? डिपेंड करता है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, किसी का भी ज्यादा हो सकता है सर, ये कैसी बात होती है? नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, और पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? डाइपोल मोमेंट। तो जिनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो डायरेक्ट लिंक हो गए, तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने था मेल्टिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस, क्योंकि ट्रांस मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस। पैकिंग एफिशिएंसी भी ट्रांस में अच्छी खासी पाई जाती है। तो ये हमारे सामने थी फिजिकल प्रॉपर्टी, उल्टा दिया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लास्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है कि बताइए इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। आइए मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ता हूं। देखिए अब जब भी आपके सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, क्या आएगा? मॉलिक्यूल, और आपको बोलेगा इसके टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट कर दीजिए, तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे सामने रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और दूसरे हमारे सामने रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिक। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। हालांकि बहुत जगह पर लोग इसको सीधा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिख देते हैं, जो कि 100% करेक्ट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन रखेंगे ना, समझेंगे मेरी बात को। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। खत्म। अगर मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ये आपके सामने होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो बच्चे उसमें दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस बनते हैं। केस वन, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। लेकिन सर ये n है क्या, बताऊंगा। दूसरा केस बनता है इफ n इज ऑड। दो केस बनेंगे, इफ n इज इवन एंड इफ n इज ऑड। यही फॉर्मूला हम आखिरी तक ऑप्टिकल में भी लगाएंगे, तो ये एक ही अपन याद करेंगे, ठीक है। अगर आपका n क्या है? इवन, टोटल नंबर ऑफ जीआई, ध्यान से सुनते रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल isomers is equal to 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n divided by 2 minus 1। अगर आपके सामने n odd है तो टोटल नंबर ऑफ GI
इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। मैं इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, जहां पर मैं पहले n बता देता हूं, वेयर n इज नंबर ऑफ RRS, where n is number of RRS which shows GI, which shows GI। RRS नहीं है, वो RRS है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। आप जानते हैं हर RRS पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो ये वो RRS है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। अब सर इसमें तो सच पूछो तो कोई डाउट ही, ये तो सिंपल सा है, इजीली याद होगा, 2 रेज टू पावर n। लेकिन उनमें हमें कंफ्यूजन आ जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए इवन ऑड में। तो पहले दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो, दोनों में मामला क्या है, सेम। 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस, यहां भी देखो प्लस और यहां भी प्लस, मामला एग्जैक्टली क्या है, सेम। 2 की पावर में जो मामला है वो दोनों में चेंज है। अब देखो n अगर इवन है, क्या है, तो आप जानते हैं इवन नंबर को 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर n इवन है तो पहले उसमें उसको कितने से डिवाइड कर लो, 2 से, और बाद में क्या कर दो, -1, क्योंकि अगर 2 की पावर फ्रैक्शन में आ गई तो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। और किसी के भी आइसोमर फ्रैक्शन में थोड़ी होते हैं, क्योंकि कंपाउंड पूरा होगा कि 3.5 आइसोमर है, मतलब 3.5 अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपके सामने आएगा इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अगर इवन है तो पहले कितने से डिवाइड कर लो, 2 से, फिर -1 कर लो। अगर मान लो n ऑड है, जैसा कि कहा गया इफ n इज ऑड, मान लो n 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो आप जानते हैं इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड, तो इनमें से 3 में से -1 करो, क्या हो जाएगा बताओ, 2। 5 में से -1 करो, क्या हो जाएगा, 4। -1 करो, क्या हो जाएगा, तो किसी भी ऑड नंबर में से -1 कर देते हो तो क्या बन जाता है, इवन। तो दोनों में फर्क देखो, अगर इवन है तो पहले ही 2 से डिवाइड कर दो और फिर क्या कर दो, -1। अगर ओड है तो पहले क्या कर लो, -1 और फिर 2 से डिवाइड। तो जैसे ही ओड होगा -1 करते क्या हो जाएगा, इवन। तो इन दोनों वाली टर्म्स में फर्क है, और उम्मीद करता हूं अब आपको याद रखने का तरीका भी पता चल गया होगा कि अगर इवन है तो n डिवाइडेड बाई 2 फिर -1, अगर ओड है तो पहले -1 फिर 2 से डिवाइड। तो आपको याद रखने में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। सर अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब ये कौन सा था, अनसिमेट्रिकल, और ये सिमेट्रिकल। ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है, तो ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। क्या मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि n क्या है, n नंबर ऑफ RRS हैं या वो RRS जो GI शो कर रहे हैं, वो RRS जो GI शो कर रहे हैं, सुलटाई, सारे नंबर ऑफ RRS नहीं है, केवल वही RRS जो GI शो कर रहे हैं। In the next class, we will start the most important part of isomerism, and that is optical, जिसको अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करता है एग्जामिनर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, इसको भी इन्वॉल्व करता है, क्योंकि बने हुए पूछ लेगा कितने आइसोमर बनेंगे, कौन सा आइसोमर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग हर जगह इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। किसी के पास मॉड्यूल है? चलिए कल अपन एकदम फिनिश करके फिर दे दूंगा आपको होमवर्क। तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डर, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डर। आपको पता चल जाएगा जैसे आप ओपन करोगे कि अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट बिल्डर है। तो स्ट्रक्चर वाले जो क्वेश्चंस है आज अपन उनको डिस्कशन कर दें, क्या कहते हो, सॉल्व किया है कि नहीं किया पहले बताओ, डाउट्स अपने पास हैं, नहीं बनना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं बनने पर नहीं पूछना ये सबसे बुरी बात है। तो 5:30 टुडे, 5:30 डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।